आप सभी साथियों का आज के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, ये सेशन बहुत ख़ास होने वाला है और इस सेशन में हम मैथमेटिक्स को कैसे डील किया जाए, किस तरीके से पढ़ा जाए, ख़ास उस अप्रोच को आज हम लोग समझेंगे। और इसकी शुरुआत मैं कर रहा हूँ इस बहुत ही प्यारे से क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या है? जैसा कि आपके सामने एक नंबर दिख रहा है √2, और सवाल ये है कि अगर आपसे मैं ये पूछूं कि √2 रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है, यानी कि परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या, सोचिए ज़रा और अपना जवाब दीजिए। आप में से बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया होगा। हो सकता है कि कुछ लोग रेशनल कह रहे हों और हो सकता है कि कुछ लोग इरेशनल कह रहे हैं, है ना। लेकिन यदि आप पढ़े होंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इरेशनल कह रहे होंगे। लेकिन सवाल अब शुरू होता है। देखिए ज़रा ध्यान समझिएगा, यहाँ पे आप मैथ पढ़ नहीं रहे हैं। मैथमेटिकल अप्रोच क्या होती है हम बात उसकी करने वाले हैं, ठीक है। बस आप मेरे साथ कनेक्ट रहिए, मेरे सवालों का जवाब देने की कोशिश कीजिए। जैसे कि मान लीजिए आपने इसमें से कोई एक ऑप्शन चुना। चलो मैं कहता हूँ कि आप सही सही चुन रहे होंगे कि इरेशनल, ठीक बात है कि √2 एक इरेशनल नंबर है, यानी कि एक अपरिमेय संख्या। अब सवाल यहाँ पे थोड़ा सा ये बन जाए कि क्यों ये इरेशनल है, क्यों, ठीक है, क्यों नहीं ये रेशनल है ना। तो आप में से बहुत सारे लोग तो सवाल का जवाब दे रहे हैं, और ये सवाल का जवाब दीजिए कि जब आप कह रहे हैं कि ये √2 इरेशनल है तो क्यों इरेशनल है, क्यों नहीं रेशनल है। तो आप में से तो बहुत सारे लोग ये कह रहे होंगे कि सर हमारे सर ने, हमारे कोचिंग वाले, हमारे विद्यालय वाले सर ने ऐसा ही बताया है कि √2 एक इरेशनल नंबर है, या इस तरह के जो नंबर होते हैं वो इरेशनल ही होते हैं, ठीक है ना। तो ये तो ठीक वही कहानी हो गई जैसे कि पीपल पर भूत, यानी पीपल पर भूत वाली कहानी हो गई, है ना। जैसे आप सुनते आए हैं कि पीपल पे मत जाना, उस पीपल के पास मत जाना, क्यों? क्योंकि उस पर भूत रहता है। आपसे पूछा कि अच्छा उस पीपल पे भूत रहता है, कहेंगे कि हाँ। मैं पूछूंगा अच्छा कौन बताया, क्योंकि पापा कहते हैं। पापा से पूछिए तो कहेंगे कि बाबा उनके पापा कहते थे। यानी कि बिना लॉजिक का आप उस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, है ना। ठीक वही कहानी यहाँ है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि हमारे सर ने ऐसा बताया है, इसका मतलब कि बिना, यानी कि आपके सर जो बताएंगे वो सब सही होगा। सर बताएंगे कि लॉजिक और रीजनिंग के आधार पे आप ऐसा करेंगे, है ना। यहाँ पे आपको सर नहीं बताएंगे, आपको यहाँ पे मैथ बताएगी, ठीक है। समझ रहे होंगे इस बात को। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा होगा कि सर हमारे सर की बात नहीं है, हम तो ऐसा डेफिनीसन पढ़े। क्या पढ़े हैं? डेफिनीसन के आधार पे बता रहे हैं। इन नंबरों की अपनी अपनी डेफिनीसन है, ठीक है। तो चलो मैं कहता हूँ कि यदि आपने इसका उत्तर इरेशनल दिया है तो मैं पूछूंगी अच्छा तो बताइए भाई इरेशनल नंबर क्या होता है। तो आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि वे नंबर जो रेशनल नहीं है, यही ना कहेंगे। यानी आप इरेशनल की डिफिनीसन यूँ देंगे कि ऐसे नंबर को आप इरेशनल कहते हैं जो रेशनल नहीं है। तो फिर यहाँ पे एक पेज आ गया, फिर यहाँ पे क्या एक पेज आ जाएगा कि आप कहेंगे कि जो रेशनल नहीं है ना। तो आप तो समझ से आ गए कि अच्छा रेशनल क्या होता है। तो आप कहेंगे, है ना, यही ना कहेंगे कि भैया जो रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर हम उसे कहते हैं जिसे P/Q के रूप में क्या किया जा सके, व्यक्त किया जा सके। बहुत अच्छी बात है। अच्छा बहुत सारे लोग तो इतना ही करके समझ जाते हैं कि हाँ वो रेशनल है या इरेशनल है। लेकिन अच्छा कुछ लोग ऐसा स्टेप आगे बढ़ते हैं कि जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके और जो Q है वो 0 के बराबर ना हो, है ना। लेकिन सिर्फ इतना कहना रेशनल की भी डिफिनीशन नहीं है। एक स्टेप और आगे बढ़ना पड़ेगा आपको कि जहाँ पे P और Q क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। तो ये रेशनल हो गया। यानी अगर आपको किसी नंबर को चेक करना है कि वो रेशनल है इरेशनल नहीं है, तो आप रेशनल के लिए चेक कर रहे हैं, है ना। और यदि वो रेशनल नहीं हुआ तो आप उसे कहते हैं कि वो इरेशनल है। इसका मतलब ये है कि इरेशनल की कोई अपनी डेफिनेशन नहीं है ना। जो रेशनल नहीं है वो क्या है, इरेशनल है, ठीक बात है। तो अब सवाल यहीं पे आता है कि ठीक है तो √2 को आपने कैसे चेक किया कि भैया ये रेशनल नहीं है, इरेशनल है ना। तो आप यही कह रहे होंगे कि सर हम इसको जब चेक करने जाते हैं हम इसे प्रयास करते हैं कि लिख पाएँ P/Q के रूप में, तो इस तरीके से इसको लिख पाना संभव नहीं है, यही कह रहे होंगे, है ना। लेकिन √2 को तो आप ऐसा लिख ही सकते हैं कि √2/1, तो P/Q का रूप तो बन गया। लेकिन देखिए नीचे 0 भी नहीं है,
लेकिन जब आप अगली कंडीशन कहते हैं तो आप कहते हैं कि यह इंटीजर नहीं है, इसलिए हम इसे रेशनल नहीं कहेंगे। ठीक है, यही ना कह रहे होंगे। लेकिन मेरे एक और सवाल का जवाब दे दीजिए, मेरे एक और सवाल का जवाब दीजिए। अगर ये लिखा हुआ है आपको कि 0.5 है ना, बताइए ये रेशनल है कि नहीं है? तो आप तो कहेंगे कि ये रेशनल है। क्यों कहेंगे? क्योंकि देखिए, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 0.5 को भी तो हम ऐसा ही लिख सकते हैं, तो क्या ये रेशनल हुआ? क्या ऊपर इंटीजर है? कहें कि नहीं सर, ऊपर तो इंटीजर नहीं है, तो शर्त को फॉलो नहीं किया, तो क्या ये रेशनल नहीं है? आप जानते हैं कि ये रेशनल है, क्योंकि आपको इसका एक टेक्निक पता है कि आप इसको बदल सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। देखिए ऊपर आप गुणा कर, दशमलव हटा दीजिए, 10 से गुणा कर दीजिए, और नीचे भी 10 से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, तो ऊपर 5 हो गया, नीचे 10 हो गया, और फिर ये कट के क्या आ जाता है 1/2। तो इसी का ना ये बदला हुआ रूप है। तो तब तो आप यहाँ कहते हैं कि ये रेशनल है। तो फिर आप √2 की जब बात आती है तो क्यों ऐसा कह पाते हैं? क्या आपको कैसे पता लगा? सवाल एक और देखिए, आपको कैसे पता लगा कि √2 को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता? क्या प्रथम दृष्टया देख के ऐसा आप कह देंगे? हो सकता है कि किसी टेक्निक से इसको लिखा जा सके P/Q के रूप में। जैसे एक और सवाल का जवाब दीजिए, मैं आपसे पूछूं कि क्या आप हवाई जहाज़ उड़ा सकते हैं? क्या जवाब देंगे? अभी तो आप कहेंगे कि नहीं। तो इसका मतलब ये तो नहीं ना हुआ कि हवाई जहाज़ उड़ती ही नहीं है ना? यानी ये बात है कि आप नहीं उड़ा सकते, आपको नहीं आ रहा है। हो सकता है जैसे आप ये जान गए हैं कि 0.5 को हम बदल सकते हैं 1/2 में, लेकिन जो लड़का ना जानता हो कि हम 0.5 को 1/2 के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं, तब तो वो परिमेय इसको अपरिमेय कह लेगा। तो ठीक कहानी यही है कि आप किस आधार पे ऐसा कह रहे हैं, वह कौन सा आधार है, कौन सा बेस है, जिसके बेस पे आप ये कह रहे हैं कि हम √2 को P/Q के रूप में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। तो क्या कभी भी नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं? पुख्ता सबूत है आपके पास? हो सकता है कि आप ना कर पा रहे हो, कोई और कर दे, या आज नहीं किया जा रहा हो तो हो सकता है कि 100 वर्षों के बाद किया जा सकता हो, है ना? तो ये है लॉजिक का यहाँ से इस्तेमाल करना होता है। तो यहीं से ये एक प्रश्न निकल के आता है कि ठीक है, आपने कहा कि √2, आपने क्या कहा कि √2 है ना एक अपरिमेय संख्या है। ठीक बात है भाई, मैं भी मानता हूँ कि ये बात सही है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन किस बेस पे आप कहेंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये बताना, ये महत्वपूर्ण है। और इसीलिए यहाँ पे आपको कहा जाता है कि यह सिद्ध कीजिए, आप सिद्ध करके बताइए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध कीजिए। भाई कहने से नहीं होगा, सिर्फ कह देंगे उससे हो जाए, तो फिर काहे का मैथ? प्रूफ कीजिए आप इसको। आप इसे P/Q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते, इसका मतलब ये नहीं ना है कि इसको कोई दूसरा भी नहीं कर सकता है। हो सकता है कि किया जा सके, है ना? तो चलिए हम इसके प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं, और प्रूफ का भी अब आप आनंद लीजिए, है ना? अब जैसे ही आप इधर बढ़ते हैं कि हम लोग प्रूफ जैसे ये करना चाह रहे हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है ना? इसको प्रूफ करने से पहले मैं आपको कुछ और सवालों की तरफ लेके चलना चाहूँगा, और तब आएंगे, जब वहाँ से होकर के जब आप आएंगे ना, तो इसका प्रूफ आपको बहुत ही मतलब अच्छा लगेगा, फन, मतलब कि आप इंजॉय करेंगे उस प्रूफ को, है ना? रटने फोकस मत कीजिए। तो चलिए थोड़े से कुछ और सवालों का आप जवाब दीजिए, फिर यहाँ पे इसके प्रूफ पे हम लोग आते हैं। जैसे अभी आपसे ये पूछा जाए, है ना, अभी आपसे ये पूछा जाए कि अच्छा ये बता दीजिए कि जो 2 है, 2 कैसी संख्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है? तो आप जाहिर सी बात है कहेंगे कि भाई 2 तो एक परिमेय संख्या है। तो फिर सवाल ये आएगा यहाँ पे भी कि तो इसको आप कैसे प्रूफ करेंगे कि जो 2 है वो परिमेय संख्या है? ठीक है ना? तो आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि सर हम तो परिमेय संख्या का डेफिनेशन जानते हैं, और उसी पे ले चल के इसको देखेंगे कि उस पर फिट बैठता है कि नहीं बैठता है। जैसे अब चूँकि हमको ये प्रूफ करना है कि 2 परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो हमारे पास ये नंबर 2 है, और इस 2 को बिल्कुल हम ऐसा लिख सकते हैं 2/1, है ना? ऐसा लिख सकते हैं। और ऐसा लिखने पे क्या 2 के वैल्यू में कोई परिवर्तन आया? यानी 2 का जो मान था वो तो नहीं ना बदला। क्यों? क्योंकि हम किसी भी संख्या में 1 से भाग देंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पे अब आप देखते हैं कि ठीक है, ये P/Q का रूप भी हो गया, ऊपर भी इंटीजर है ना, और नीचे भी इंटीजर है, और ये जो 1 है ये 0 के बराबर भी नहीं है ना? तो यहाँ पे ये प्रूफ हो जाता है कि ये जो 2 है इसको हम P/Q के रूप में लिख पा रहे हैं, व्यक्त कर पा रहे हैं, इसलिए ये प्रूफ हो जाता है कि यह एक परिमेय संख्या है। थोड़ा और एक सवाल का जवाब दे दीजिए। अगर मैं यहाँ पे आपको ये लिखूँ कि जैसे 0.25 है ना, अब पूछो कि क्या ये परिमेय संख्या है, तो बिल्कुल आप कहेंगे कि हाँ ये परिमेय संख्या है। तो मैं कहूँगा प्रूफ करिए।
तो जैसे ही आप प्रूफ करने बढ़ेंगे तो इसको भी हम यही कोशिश करेंगे कि जो डेफिनेशन है उस पर चेक करें इसको। तो हम इसको लिख सकते हैं 0.25 और डिवाइडेड बाई 1। लेकिन अभी ऊपर इंटीजर नहीं हुआ, और जब इंटीजर नहीं हुआ तो हमको चूंकि दशमलव हटा देंगे तो इंटीजर हो जाएगा, तो ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, और नीचे भी 100 से आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और जैसे ही आप ऐसा करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ऊपर तो आपको मिलेगा 25, दशमलव हट जाएगा, और नीचे हो जाएगा 100, है ना। थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1 अपान क्या मिल जाएगा, 4। यानी कि आप ये देख पा रहे हैं कि आप 0.25 को कुछ ऐसा लिख पा रहे हैं 1 अपान 4, यानी ये p बटा क्यू के रूप में परिवर्तित हो जा रहा है, जहाँ पे 1 भी इंटीजर है, 4 भी इंटीजर है, और नीचे 0 नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार आप ये भी सवाल एक देखे होंगे कि 0.333 है ना, ऐसे। तो यहाँ पे आपने इसको भी देखा होगा कि आप जब इसको फ्रैक्शन में बदल रहे थे तो कुछ ऐसा हो जा रहा था 1/3। तो ये भी आप कहते हैं कि परिमेय है, तो प्रूफ भी हो जाता है, क्योंकि ये परिमेय संख्या की जो डेफिनेशन है उस पर फिट बैठ जा रहा है ना। लेकिन जब आप आते हैं यहाँ पे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अब इसके लिए हम किस तरीके से आगे बढ़ें, क्या इसको हमारे पास कोई ऐसा है क्या तरीका कि हम इसको परिमेय या अपरिमेय संख्या की कसौटी पे सेट कर पाएँ। जैसा कि पीछे आपने देखा है, मैंने दिखाया है कि आप इसे लिखने की कोशिश तो कर रहे हैं p बटा क्यू के रूप में, लेकिन हो सकता है कि आपकी एबिलिटी ना हो कि इसको लिख पाएँ उस रूप में, है ना। हो सकता है कि आप ना लिख पा रहे हो लेकिन कोई दूसरा लिख पाए, लेकिन अपरिमेय संख्या की कसौटी पे इसको हम चेक नहीं कर पा रहे हैं, और हमारे पास अपरिमेय संख्या का कोई डेफिनेशन नहीं है। तो अब इसको हमें प्रूफ करना है कि अपरिमेय है, इसका मतलब कि ये परिमेय नहीं है। तो इस कैटेगरी में जैसे आप एक सामाजिक बात से आप इस बात को ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि दो कॉन्सेप्ट होता है, एक चोर का और एक ईमानदार का, चोर या बेईमान और ईमानदार, है ना। तो मान लीजिए हम किसी व्यक्ति को चाहते हैं ईमानदार प्रूफ करना, है ना। तो अगर हम कोई ईमानदारी का या कोई कैटेगरी नहीं है तो हम पहले उसे मान लेंगे कि भाई ये आदमी ईमानदार नहीं है, उसका उल्टा मान लेते हैं। अगर बेईमान मान लेंगे और आगे देखेंगे कि वो बेईमानी के शर्तों को हर जगह फॉलो करता है कि नहीं करता है, और कहीं भी दिक्कत होगी तो फिर हम कह लेंगे कि भाई हाँ ये तो ईमानदार है क्योंकि इसने कोई बेईमानी नहीं की है। ठीक वही कहानी यहाँ पर भी होने वाली है। यहाँ पे भी हम मान लेंगे, चूँकि हमारे पास अपरिमेय के लिए कोई रास्ता नहीं है, तो हम मान लेंगे कि √2 एक क्या है, √2 एक परिमेय संख्या है ना। और जैसे ही आप ऐसा मानते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है, तो अब इस पर आपने जो माना है, देखिए ध्यान रखिएगा, आप ये मान रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आप माने हैं वो सही होगा, है ना। अब देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो अगर आपने कहा कि चलिए √2 एक परिमेय संख्या है, और यदि √2 एक परिमेय संख्या है तो इसलिए आप लिख सकते हैं √2 इज इक्वल टू p बटा क्यू, यानी अब √2 को आप p बटा क्यू के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे p भी इंटीजर है और q भी इंटीजर है, और नीचे 0 नहीं है। अपने तरफ से हम लोग एक सावधानी बरतेंगे, यहाँ पे कह लेंगे कि p और q सह अभाज्य हैं। p और q क्या है, सह अभाज्य, है ना। यह एक बात आपको समझनी पड़ेगी, सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब सह अभाज्य संख्याओं का क्या मतलब है, यानी कि सह माने साथ में, है ना, यानी कि दो ऐसी संख्याएं हैं जिनमें सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर एक हो, एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो। मतलब जब उनका आप गुणनखंड करें तो उसमें जो कॉमन मिले वह सिर्फ एक हो, एक के अलावा कोई और संख्या ना हो। या आप दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि वे दोनों ऐसी संख्याएं हैं जिनमें कोई ऐसा कॉमन फैक्टर नहीं है जो दोनों को विभाजित कर दे एक के अलावा। जैसे अगर आप एक लेते हैं संख्या, एक ले लिए थे 3 और एक संख्या ले लिया 4, ये सह अभाज्य है। क्यों सह अभाज्य है, ये इसलिए सह अभाज्य है कि कोई इन दोनों में ऐसा कॉमन वैल्यू नहीं है, कॉमन फैक्टर नहीं है, कॉमन गुणनखंड नहीं है जो 3 को भी घटाए और 4 को भी घटाए, है ना। और ऐसा सिर्फ एक है। तो इस तरह की जो संख्याएं होती हैं हम उन्हें सह अभाज्य संख्या। अब चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको आप चाहें तो थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं, √2 क्यू को इधर लेके आ जाएंगे तो आपका हो जाएगा √2 क्यू इज इक्वल टू p। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि √2 हट जाए, ये रूट थोड़ा सा हट जाए। तो √2 हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, क्योंकि जब आप वर्ग करोगे तभी ये √2 हटेगा। दोनों पक्षों का, ध्यान से समझिएगा, दोनों पक्षों का क्या करने पर, वर्ग करने पर। जैसे ही आप दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं तो इधर से आपका 2 से आपका रूट हट जाएगा तो 2 हो जाएगा, और क्यू स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू पी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। मैं चाहता हूं कि ये जो p स्क्वायर है इसको पहले लिख दूं थोड़ा अच्छा दिखने के लिए, p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर,
है ना। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान सकते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए ज़रा गौर से देखिए, जैसे ही आप इस इक्वेशन फर्स्ट को देखते हैं तो आपको एक थियरम याद आनी चाहिए, है ना, फंडामेंटल थियरम ऑफ अर्थमेटिक, है ना। यानी कि आप देखिए ये पी स्क्वायर एक संख्या है और पी स्क्वायर एक संख्या है और ये इसका क्या है, गुणनखंड है। यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 इंटू क्यू स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, यानी इसका मतलब यह है कि इस पी को यह 2 भी कटा सकता है और क्यू स्क्वायर भी कटा सकता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे केवल 2 पे बात करते हैं, यानी कि यहाँ से एक बात निकल के आती है, इसलिए आप लिख सकते हैं कि पी स्क्वायर को 2 पूर्णतया विभाजित करेगा, 2 पूर्णतया क्या करेगा, विभाजित करेगा, है ना, 2 पूर्णतया विभाजित करेगा। अच्छा, एक और थियरम आप पढ़े होंगे, है ना। अब यहाँ पे एक बात ध्यान समझिएगा, बड़ी अच्छी बात है कि ये जो 2 है यह एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर मैंने एक अभाज्य संख्या। और आप एक थियरम पढ़े होंगे कि पी स्क्वायर को अगर कोई प्राइम नंबर विभाजित करता है तो वही प्राइम नंबर पी को भी विभाजित करेगा, है ना। यानी कि यदि कोई अभाज्य संख्या किसी संख्या के स्क्वायर को विभाजित करती है तो वह उस संख्या को भी विभाजित करेगा। तो इस स्थिति में हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट पी को भी 2 पूर्णतया क्या करेगा, विभाजित करेगा। और जब ये पी को भी विभाजित करेगा तो इस बात को आप ऐसे लिख सकते हैं, इसलिए p इज इक्वल टू 2c, है ना। कोई एक ले लीजिए ऐसे, क्योंकि जब ये इस तरीके से आप लिखेंगे तो ये डिनोट करता है कि 2 जो है वो p को क्या करेगा, विभाजित करेगा, ठीक है। तो अब ये जो p का वैल्यू है ना, p का मान, यानी आप यहाँ से लिखेंगे p का मान समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर। अब इस p का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 देखिए आप यहाँ पे आए हैं कि पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर, है ना। तब पी स्क्वायर का मतलब है कि 2c का स्क्वायर, यानी कि 2c का स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4c स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर, है ना। और जैसे ही आप यहाँ से ये कटा देते हैं तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 2। थोड़ा मैं इसको पलट के लिख देता हूँ। आप लिख सकते हैं कि q स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। देखिए फिर यहाँ 2 आ गया, तो अब 2 को देखिए और यहाँ पे q को देखिए। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 2 जो है वो q स्क्वायर को, 2q स्क्वायर को क्या करेगा, पूर्णतया विभाजित करेगा, पूर्णतया विभाजित करेगा। और यदि ये एक प्राइम नंबर, चूंकि 2 एक प्राइम नंबर है और q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है पूर्णतया, तो निश्चित रूप से इसलिए यह 2 q को भी पूर्णतया विभाजित करेगा, है ना। और आप क्या देख रहे हैं कि चूंकि आप अभी देख पाए हैं कि 2 जो है वो p तथा q को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है ना, विभाजित कर रहा है। जबकि ऊपर आप यहाँ पे माने हैं कि p और जो q हैं वह सह अभाज्य संख्या हैं, है ना। यानी कि इनको एक के अलावा कॉमन रूप से और कोई विभाजित नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि कंट्राडिक्शन हो रहा है, विरोध हो रहा है। अगर वो बात सही होती, अगर p और q अभाज्य सह अभाज्य ही रह जाते तो ये 2 से फिर यहाँ पे विभाजित नहीं होते, जबकि ये दोनों बात एक दूसरे के क्या हो रही हैं, विपरीत हो रही हैं। अतः आप यहाँ पे कह सकते हैं कि आपने जो परिकल्पना की थी कि जो √2 है वो परिमेय संख्या है, आपकी परिकल्पना क्या हो गई, गलत हो गई। और जब आपकी परिकल्पना गलत हो गई कि √2 एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि उसका विपरीत सही होगा, √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। ये बात क्या हो जाती है, सिद्ध हो जाती है। तो साथियों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ सिखाया होगा। फिर भी आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।